नमस्कार, स्वागत है इस वीडियो में आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र इकाई 2 उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। इस इकाई में हम सबसे पहले उपयोगिता की अवधारणा को जानेंगे। सभी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का उपयोग करते हैं और उस वस्तु या सेवा का उपयोग करने के बाद जो हमें संतुष्टि मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उपयोगिता। कि अगर मैं कहूँ कि आप बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है और आप जैसे ही एक चॉकलेट खाते हैं तो आपको एक संतुष्टि मिलती है, इसका मतलब वो चॉकलेट आपके लिए क्या है, उपयोगी है। आप ये मान के चलते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को अगर उस वस्तु में पूर्ण करने की क्षमता है तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि ये वस्तु मेरे लिए उपयोगी है। उपयोगिता आप संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप बोल सकते हैं ऐसा कि आपने एक चॉकलेट खाई और आपको 10 उपयोगिता प्राप्त हुई, नहीं। तो सबसे पहली विशेषता अगर हम उपयोगिता की देखें तो पहला, इसे संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपके लिए जो चीज़ उपयोगी है, हो सकता है कि आपके फ्रेंड के लिए वो उपयोगी ना हो। तो उपयोगिता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार आज अगर सर्दी के दिन हैं तो हमें स्वेटर की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही बरसात के दिन आएंगे तो हमें छाते की आवश्यकता होगी, है ना। तो उपयोगिता जो है समय के अनुसार भी क्या होती है, बदलती रहती है। साथ ही साथ उपयोगिता परिस्थिति प्रति परिस्थिति भी क्या होती है, अलग अलग होती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। आपको कोई वस्तु अच्छी लगती है तो आप कहते हैं कि हाँ, मुझे ये अच्छी लगी तो आपके लिए आप कहेंगे ये उपयोगी है। लेकिन अगर कोई वस्तु आप इस्तेमाल करते हैं और आपको पसंद नहीं आई तो आप बोलेंगे नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आई, तो आपके लिए वो वस्तु खराब हो जाएगी, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए वो अच्छी हो जाएगी। तो हम ये नहीं बोलते कि अगर एक वस्तु उपयोगी है तो सभी व्यक्तियों के लिए वो उपयोगी होगी। तो ये अपने अंदर से, हमारे मन से ये बात निकलती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इसलिए हमने उपयोगिता को यहाँ पे बताया है कि ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। जो प्रमुख अर्थशास्त्री, उन्होंने बताया है कि उपयोगिता को भी हम माप सकते हैं। जैसे हम ऊंचाई को मापते हैं, जैसे हम भार को मापते हैं, हम इसे भी माप सकते हैं। लेकिन इसको मापने के लिए किसी भी प्रकार की प्रमाणिक इकाई नहीं है, और प्रमाणिक इकाई नहीं थी तो अर्थशास्त्रियों ने इसको मापने के लिए एक इकाई, एक काल्पनिक माप बनाया जिसे यूटिल कहा जाता है। तो यूटिल क्या है? यूटिल एक वस्तु की निश्चित मात्रा का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को मापने की काल्पनिक और मनोवैज्ञानिक इकाई है। इसे आप लिख लेंगे। अब हम उपयोगिता के संदर्भ में बात करते हैं। तो उपयोगिता का जो प्रयोग है वो 2 अवधारणाओं के तौर पर होता है। पहला है कुल उपयोगिता और दूसरा है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है? मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 4 इकाइयों का उपभोग करते हुए यहाँ पे पहली इकाई का उपभोग किया तो 10 यूटिल उपयोगिता प्राप्त हुई। दूसरी इकाई का उपभोग किया तो 9 यूटिल उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरी इकाई का उपभोग किया तो 8 यूटिल उपयोगिता प्राप्त हुई, और चौथी इकाई का उपभोग करने से 7 यूटिल उपयोगिता प्राप्त हुई। यानी कि प्रत्येक इकाई का उपभोग कर रहे हैं, उससे जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसका जो कुल होगा, टोटल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ आपको। जैसे पहली रोटी आपने खाई, इकाई की जगह मैं रोटी मान के चलती हूँ, वस्तु रोटी है। तो जैसे ही आप पहली रोटी खाते हैं तो आपको 10 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है, और उसी प्रकार लास्ट तक आप आखिरी रोटी खाते हैं तो आपको 7 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो कुल आपकी होगी 34 यूटिल उपयोगिता रोटी के सेवन से। इसके बाद हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता की। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? जैसे पहली वस्तु
से जो प्राप्त उपयोगिता 10 है और मैंने दूसरी वस्तु का जैसे ही दूसरी रोटी को खाया तो मुझे उपयोगिता तो 9 मिली, लेकिन अगर मैं कुल उपयोगिता बोलूँगी तो 19 हो जाएगी। तो एक अतिरिक्त वस्तु का अगर मैंने उपभोग किया और उसके उपभोग करने से मुझे जो उपयोगिता अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एक उदाहरण हम बताते हैं यहाँ पे कि यदि किसी वस्तु की 5 इकाइयों के उपभोग से 40 यूटिल उपयोगिता मिलती है तथा वस्तु की 6 इकाइयों के उपभोग से 45 यूटिल उपयोगिता मिलती है, तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? 45 माइनस 40 यानी कि 5 यूटिल। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता का आप फॉर्मूला देख सकते हैं। इंग्लिश में आप सीमांत उपयोगिता को मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, MU बराबर TUN माइनस TVN माइनस 1। अब इन दोनों में संबंध क्या है? इसके संबंध को देखने के लिए आप एक तालिका दी जा रही है नीचे, उस तालिका को ध्यान से देखेंगे और तालिका के माध्यम से मैं आपको संबंध बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं इस तालिका में कि कुछ मात्रा दी है 0 से लेके नीचे देख सकते हैं यहाँ पे 7 तक कुल उपयोगिता दी है, जो प्रत्येक इकाई के साथ देखिए बढ़ती जा रही है। 0 0 के बाद 20, 20 के बाद 35 और ऐसा यहाँ 7वीं इकाई तक जो कुल उपयोगिता है वो 35 हो गई है। इसी प्रकार आप सीमांत उपयोगिता देखेंगे, जैसे पहले में तो आपकी 0 थी, अगली में देखिए यहाँ पे 20, 20 में से जब आप 0 को घटाएंगे तो आपको 20 प्राप्त होगी। उसके बाद जब दूसरी इकाई का उपभोग करेंगे तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? 35 में से आप 20 को घटाएंगे तो आपको 15 प्राप्त होगी। इसी प्रकार 45 में जब आप 35 को घटाएंगे तो आपको 10 उपयोगिता प्राप्त होगी और आखिरी तक इसी प्रकार से आप देखिए निकाल लेंगे कि किस प्रकार से आपको उपयोगिता प्राप्त होगी। तो इस तालिका में देखने से देखिए कुछ यहाँ पे आंकड़े हमको ऋण में भी मिले हैं। अब यहीं से हम संबंध बताते हैं आपको कि पहला ये है कि जब कुल उपयोगिता देखिए बढ़ती जाती है, कुल उपयोगिता बढ़ती है तो वहीं देखिए सीमांत उपयोगिता यहाँ पे देखिए घटती जा रही है। 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 0, इस प्रकार से घटती जा रही है। जब सीमांत उपयोगिता आप देख सकते हैं 0 है, एक जगह एक बिंदु पर जब सीमांत उपयोगिता 0 है उस जगह पर आपकी कुल उपयोगिता क्या है? अधिकतम है ना, इससे ज़्यादा नहीं, अधिकतम। इसके बाद आपकी कुल उपयोगिता यहाँ से घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? ऋणात्मक। तो ये इन दोनों के संबंध हैं जिसे आपको पढ़ना है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का जो नियम है, जिसे हम घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सभी को अभी मैंने ये बताया कि ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हम जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों को यूज़ करेंगे तो उस वस्तु के प्रति हमारी इच्छा की जो प्रबलता है वो कम होने लगेगी। अगर किसी को बहुत भूख लगी है और पहली वो रोटी खाता है तो उस पहली रोटी खाने के बाद जैसे ही दूसरी रोटी खाएगा, तीसरी रोटी खाएगा, तो जो संतुष्टि का स्तर है वो पहली रोटी के बाद दूसरी में और कम होगा, तीसरी में और कम होगा और एक बिंदु ऐसा आएगा कि उस व्यक्ति का पेट भर जाएगा। अब उसे और रोटी खाने की आवश्यकता नहीं लगेगी। तो इसे ही हम कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, कि अगर हम किसी वस्तु को लें और उस वस्तु को का उपभोग करें और जैसे जैसे हम उसकी एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, उपयोग करते जाते हैं, तो उस वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। यदि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर एक उपभोक्ता एक ही वस्तु का अगर लगातार प्रयोग करेगा तो हर इकाई से जो उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता होगी वो क्या होती जाएगी? घटती जाएगी और संतुष्टि उसकी घटते घटते ऐसे स्तर पे पहुंच जाएगी कि वो 0 हो जाएगी और 0 से और नीचे वो ऋणात्मक हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर आपको भूख लगी है, आपने रोटी खाई और आपका 4 रोटी खाने के बाद पेट भर जाता है, तो उसके बाद अगर आप 5वीं रोटी सब्जी अच्छी लगी तो खाएंगे तो आपको लगेगा अब बस हो गया, 0 हो गई। और इसके बाद अगर कोई और ज़बरदस्ती करेगा कि नहीं अब आप एक रोटी और खाइए, एक रोटी और खाइए, और उसके बाद मान लीजिए आपने 7वीं और 8वीं रोटी भी खा ली, तो उस समय आपकी स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पे आपको उससे मिलने वाली उपयोगिता
क्या हो जाएगी, ऋण में हो जाएगी। जो चीज़ हमारे पास जितनी अधिक हो उतना हम उस चीज़ से अधिक मात्रा को कम पाना चाहते हैं। एक तालिका देखिए आप दी हुई है, आइसक्रीम की मात्रा दी है और उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दी है, ठीक है। और इस तालिका के माध्यम से देखिए ये चित्र बना हुआ है। इस तालिका में आइसक्रीम की मात्रा 1 से लेकर 8 तक दी है और सीमांत उपयोगिता दी है 10, 8, 6, 4, 2, 0, ऋण 2 और 4। अब हम इस चित्र पर आ जाते हैं और इस चित्र को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इस चित्र की व्याख्या करती हूँ। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये x है और ये आपका y है। अब यहाँ पे सीमांत उपयोगिता को y अक्ष पे लिया गया है और x अक्ष पे यहाँ पे मात्रा को लिया गया है। तो जब हम यहाँ पे देखिए बिंदु, हम एक एक इकाई को यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं और इस बिंदु पर जब हम डालते हैं तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता, जो बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है, अधिकतम जो प्राप्त हो रहा है, आप देख सकते हैं इस चित्र में जैसे जैसे उपभोक्ता यहाँ पे अतिरिक्त इकाई का ये देखिए प्रयोग करते जा रहा है ना, जैसे जैसे उपभोक्ता अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जा रहा है तो क्या हो रहा है कि उसको जो मिलने वाली सीमांत संतुष्टि है, तुष्टि गुण है, वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और यहाँ पे जो सीमांत वक्र है, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता वक्र है, वो देखिए ऋणात्मक हो रहा है। किस प्रकार से देखिए ऋणात्मक हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए नीचे की ओर चला गया, ये देखिए आप नीचे की ओर चला गया, इस बिंदु से बिल्कुल नीचे की ओर चला गया है। और इस नीचे की ओर आने पर यह प्रकट करता है कि उपभोक्ता को कुल उपयोगिता तो अधिकतम मिलती है और अगर वो और वस्तु का अधिक से अधिक उसी वस्तु का उपयोग करते जाएगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जो है ये बहुत सारे आधार लेकर बनाया गया है। जैसे कि एक है सम सीमांत उपयोगिता का नियम, इसको आधार लेकर बनाया गया है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। और दूसरा यहाँ पे मांग का नियम भी लागू होता है, इस नियम पर आधारित है मांग का नियम। और इस नियम के आधार पर यहाँ पे देखिए उपभोग और उत्पादन दोनों अलग अलग है। तो ये नियम जो है ये प्रगतिशील करण प्रणाली का आधार है। तो आपने इस चित्र के माध्यम से देखा कि ज्यों-ज्यों उपभोक्ता अतिरिक्त वस्तु का उपभोग करते जाएगा तो वो देखिए नीचे की ओर आपको इस प्रकार से वक्र ढाल प्राप्त होगा। और ये जिस बिंदु पे यहाँ पे मिलता है x अक्ष को, ये बिंदु जो है ये उष्णता बिंदु कहलाएगा, ये बिंदु कहलाएगा उष्णता बिंदु। इस नियम को लागू क्यों किया जाता है, तो मैं बताती हूँ इस नियम को लागू क्यों किया जाता है। इस नियम को इसलिए लागू किया जाता है, पहला रीज़न तो ये है, पहला कारण ये है कि प्रत्येक विशेष आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, क्योंकि आप देखिए कि जितनी भी विशेष आवश्यकता हैं उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है। तो इसलिए जैसे जैसे उपभोक्ता अगर एक वस्तु का उपभोग करता है तो आवश्यकता की जो तीव्रता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर आपको भी जिस वस्तु की आवश्यकता है और वो आपको मिलती चली जाए, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो आपकी जो आवश्यकता है वो उसके लिए क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। और अगर आप उस वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग करेंगे तो आपका जो सीमांत उपयोगिता है वो भी क्या हो जाएगी, कम। दूसरा ऐसा इसलिए लागू होता है, दूसरा कारण ये है कि वो वस्तु जो है वो पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होती। पूर्ण प्रतिस्थापक का मतलब ये है कि अगर आपकी आवश्यकता कोई ऐसी वस्तु के लिए है जो एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं है, मतलब आप उसके लिए दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप अगर उसी वस्तु का उपयोग करते जाएंगे तो उससे भी आपको कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।